Good day, friends. This is Rahul Munshi and welcome to my YouTube channel Study with Rahul Munshi. और आज जैसा भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग अपने आज के इस वीडियो में यूनियन बजट 2021-22 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने हमारे इस कंट्री का, हमारे इस देश का बजट को प्रेजेंट किया है। तो इस बजट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। तो हम लोग हमारे इस वीडियो में कोशिश करेंगे ना कि जो मेन पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर कर लेंगे, ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक बजट के बारे में, वो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी बजट का जो एक्चुअल जो फैक्ट्स और फिगर्स है इस साल को लेकर के, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बजट का जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बजट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, वो एक्चुअली किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा यूनियन बजट है वो किस आर्टिकल से लिंक्ड है। ठीक है, तो अभी आपको जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, मतलब आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है। तो इसको प्लीज याद रखिए, आर्टिकल 112 112 IIN। जैसे ये कोडिंग से इसको जब मैंने मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको इनोवेटिव ट्रिक से ये याद करना बताया है कि आप कैसे आर्टिकल को याद कर सकते हो कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में डीलिंग करता है। तो ये आप जब मेरे पहले का पुराना का वीडियो देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 112 ये डिस्क्राइब करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है कि यूनियन बजट क्या होता है, यूनियन बजट ऑफ अ ईयर। ठीक है, ऑल्सो referred टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब देखिए, बजट क्या होता है, बजट सरकार ये बताती है कि सरकार को कितना रिसिप्ट, सरकार को कितना पैसा मिलने जा रहा है और सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। जो पैसा मिलने जा रहा है, जो पैसा खर्च कर रही है, वो अगर बिल्कुल इक्वल में हो जाता है तो सरकार उधार में नहीं रहेगी। लेकिन जहां जो पैसा मिलने जा रहा है वो कम है, लेकिन जो रिसीप्ट्स मिलने जा रहा है वो कम है, जो पैसा सरकार खर्च कर रही है, मतलब जो उनका एक्सपेंडिचर है वो अगर बढ़ रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम आ रहा है। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो आपको समझ आया कि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली उसको बोलते हैं कि जब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल रिसीप्ट्स है वो कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो जो बीच का जो माइनस वाला जो पोर्शन आ जा रहा है ना, वो हो जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो हर गवर्नमेंट ट्राई करती है कि उसका फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए, ताकि फिजिकल डेफिसिट को कम अगर हुआ जा रहा है, मतलब कि हम लोग जो दूसरे से उधार ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं उसको हम लोग कम किए हैं, मतलब बिल्कुल जो हमारा आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, इसको फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है। ये देखिए 2016 तक ऐसा नहीं होता था, 2016 के बाद से होना सा शुरू हुआ। 2016 तक क्या होता था कि जो फरवरी का लास्ट डे रहता था उस दिन बजट पेश होता था, और इसको कोशिश किया जाता था कि जो अप्रैल अप्रैल एंड तक में इसको खत्म कर देने का है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि 2017 से इसको फर्स्ट डे में प्रेजेंट करना है, और इस सॉरी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट करना है और फरवरी के एंड तक में इसको खत्म कर देना है, ताकि जो हमारा नया साल आए ना, 1 अप्रैल, उस टाइम से सब कुछ बदला बदला से देखे, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं बजट में वो इफेक्ट हो जाए। ठीक है, मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंट, देखिए सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मोरारजी देसाई जो है उन्होंने सबसे ज्यादा बजट बजट को प्रेजेंट किया है 10 बार। वो एंड फॉलोड बाय पी चिदम्बरम, उन्होंने 9 बार बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। इस पॉइंट को प्लीज याद रखिए, मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार 10 बार प्रेजेंट किए हैं, उसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार प्रेजेंट किए हैं। अभी जो निर्मला सीतारमन है, आप उनके बारे में जान सकते हैं कि वो इस बार उनका थर्ड बजट होगा। ठीक है, द बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ फाइनेंस बिल। देखिए, बजट क्योंकि एक फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल के बारे में भी जो जो फाइनेंस बिल है या मनी बिल है, वो जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में भी आप मतलब मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सारे इसमें पॉइंट्स को कवर किए हैं। तो द बजट बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ फाइनेंस बिल एंड द अप्रोप्रिएशन बिल हैज टू बी पास्ड बाय लोकसभा। देखिए, क्योंकि ये बजट जो फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल हो जाता है ना, ये लोकसभा के पास ही इसका सारा का सारा पावर रहता है।
राज्यसभा अगर कोई भी इसमें चेंजेस सजेस्ट करता है तो वो जरूरी नहीं कि लोकसभा के लिए वो बाइंडिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोकसभा चाहे तो उसको कर भी सकता है, चाहे तो उसको नहीं भी कर सकता है। और जब भी कोई मनी बिल प्रेजेंट होता है तो मनी बिल विदाउट गवर्नमेंट ऑफ सॉरी विदाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, तो उनका एक्सेंट के बाद ही किसी मनी बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है, बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल, ताकि ये 1 अप्रैल से पहले सब कुछ हो जाए और 1 अप्रैल से वो सारा का सारा नया चीज जो है बजट के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाए। अभी क्या है, द यूनियन बजट सॉरी द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का सबसे पहला यूनियन बजट किसने पेश किया था? तो वो सबसे पहला जो यूनियन बजट पेश किया था उनका नाम है आर के सन्मुखम चेट्टी, आर के सन्मुखम चेट्टी ऑन 26 नवंबर 1949। प्लीज याद रखिए, श्री आर के सन्मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का सबसे पहला यूनियन बजट पेश किया था। एंड द टोटल रेवेन्यू स्टूड एट 171.15 करोड़, ये टोटल रेवेन्यू था हमारे सरकार का उस समय 1947 में, ठीक जब हमारा भारत आजाद हुआ था। एंड द फिस्कल डेफिसिट वाज 24.59 करोड़। जैसे मैंने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो टोटल रिसीट्स होते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है, सरकार उधार की जिंदगी जी रही है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये उस समय मतलब आउट ऑफ 171.15 24.59 करोड़ ऑलरेडी हमारा डेफिसिट चल रहे थे हम लोग उस टाइम पे। मतलब आप देख सकते हो कि अभी का समय और उस समय मतलब इंडिया कितना प्रोग्रेस किया। उस समय पूरा का पूरा बजट हमारा 171 करोड़ का था, और अभी तो खैर फिगर लाख करोड़ में ही रहता है। इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर, देखिए इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने साथ ही साथ ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी अपना पदभार संभाला, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। सो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी बनी थी। वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए में उन्होंने एक एडिशनल चार्ज अपने अंडर में लिया था। हीरू भाई एम पटेल प्रेजेंटेड द शॉर्टेस्ट बजट। देखिए हीरू भाई एम पटेल जो है वो उन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच दिया था, ये आप याद रख सकते हैं, जो 1977 में दिया था। एंड दैट स्पीच कंटेन्स 800 वर्ड्स, 800 वर्ड में उनका पूरा स्पीच खत्म हो गया था। तो ये सब कुछ फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट को पैसे आते हैं और गवर्नमेंट पैसे खर्च करते हैं, तो पहले तो ये जानते हैं कि गवर्नमेंट को जो पैसे मिल रहे हैं वो कहां कहां से आते हैं। क्योंकि देखिए अभी अभी गवर्नमेंट को पैसे आएंगे तभी तो वो खर्च करेंगे, आएंगे नहीं तो खर्च कहां से करेंगे, तो आते कहां कहां से इसको जानना जरूरी है। ये जो फिगर अभी आपको दिख रहा होगा, रुपी कम्स इन, रुपी कहां कहां से आ रहा है, ठीक है। देखिए बोरोइंग सबसे ज्यादा जो हमारा इनकम सॉरी इनकम फ्लो जो हो रहा है, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा वो कहां से हमें आते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पोर्शन वो कंटेन करता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, जो 36% कवर करता है। मतलब जो हम लोग दूसरों से उधार ले रहे हैं, जो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटीज आता है कि भाई हमें इसको पे भी करना है वापस, तो ये सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन रहता है जहां से हमें पैसे मिलते हैं हमारे सरकार को। बजट्स एंड सॉरी बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज ये 36% कंटेंट करते हैं। उसके बाद जो अभी आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये जीएसटी पोर्शन देखिए, जीएसटी पोर्शन से 15% कवर होता है। मतलब जीएसटी पोर्शन से फिर जैसे अगर पूरे के पूरे 100 रुपए हैं तो 36 रुपए तो उनको उधार से लेना पड़ रहा है सरकार को, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। 15 रुपया उनको जीएसटी कलेक्शन से आ जा रहा है आउट ऑफ 100 रुपीज। उसके बाद जो मेजर पोर्शन रहता है वो आता है इनकम टैक्स से। मतलब इनकम टैक्स से सरकार को 100 में से 14 रुपए मिल जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स में सरकार को 100 में से 13 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद में जो थोड़ा सा और हम लोग कम में आते हैं वो होता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज जो गुड्स पे लगाए जाते हैं उससे सरकार को 8 रुपए मिल जाते हैं, 100 में से 8 रुपए मिल जाते हैं। और सेम इसी तरह से देखिएगा तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6 रुपए मिलते हैं, और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से 5 रुपए मिलते हैं, और कस्टम ड्यूटी से 3 रुपए मिलते हैं। तो इस तरह करते करते सरकार का पूरा 100 रुपया सरकार का कवर हो जाता है जो सरकार के पास में आ रहे हैं। अब सरकार इसी 100 रुपए को लेकर के अपना एक अनुमान लगाती है, अपना पूरा का पूरा एस्टिमेट लगाती है कि हम लोग साल भर में ये खर्च करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको 100 रुपया या 100 103 104 105 के अंदर में ही रखने का। वो जहां 110 या उससे ऊपर चला जाता है तब सरकार के लिए खतरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये था रुपी कम्स इन, रुपी कहां से आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं रुपी गोज आउट, मतलब जो पैसे आए हैं वो पैसे खर्च कहां हो रहा है।
सरकार उसको कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो देखिए, जब सरकार उसको खर्च कर रही है तो 100 रुपया में से जो सबसे मेजर पोर्शन जो सरकार का खर्च में चला जाता है ना, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, वो 100 रुपया में से 20 रुपया चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। हम लोग यहाँ पर भी देखें कि जो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को आ रहा है वो बोरोइंग से, अदर लाइबिलिटी से आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर उधार सरकार ले रही है तो इसका मतलब कि उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसी के लिए सबसे मेजर पोर्शन जो सरकार का चला जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, 20 रुपया। उसके बाद जो पैसा उनका मेनली जो ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है वो हो रहा है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। देखिए, जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं उसमें स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होते हैं, इस बार के भी जो 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत सारे अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉइंट्स को अपनाया है जो ये बताते हैं कि जो स्टेट्स को टैक्सेस शेयर करना है, जो स्टेट्स को एलोकेट करना है फंड, वो किस अकॉर्डिंग करना चाहिए, किस स्टेट को कितना करना चाहिए। तो ये 16 रुपए में, 100 में से 16 रुपया ये स्टेट को वो एलोकेट करने में चला जाता है, टैक्सेस और ड्यूटीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक बड़ा पोर्शन रहता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए, दो पॉइंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या होता है कि टोटल का टोटल जो खर्च रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने ऊपर लेती है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो खर्च सरकार अपने ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है, बाकी वो स्टेट गवर्नमेंट पे कर देती है। अभी सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा स्कीम आ रहा है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वो यूनियन गवर्नमेंट ही उसको ला रही है, और यूनियन गवर्नमेंट मतलब मेनली वही इन्वॉल्व है, तो पूरा का पूरा 100 रुपीज जो खर्च होगा यूनियन गवर्नमेंट देगी। लेकिन कोई ऐसा स्कीम आ रहा है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उस केस में सरकार क्या करती है कि भाई चलो हम लोग 60-40 का रेशियो लेते हैं। मतलब अगर उस स्कीम में 100 रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें से 60 रुपया केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40 रुपीज वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो 14 रुपीज, 14 रुपए इसमें चला जाता है, 100 में से 14 रुपया सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो मेजर पोर्शन चला जाता है ये अदर एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 रुपया चले जाते हैं इसके, और डिफेंस में 8 रुपीज चले जाते हैं, और सब्सिडीज में 8 रुपीज चले जाते हैं, और पेंशन में 5 रुपीज चले जाते हैं। तो ये ओवरऑल वो डेटा है जहां पर सरकार खर्च कर रही है अपना बजट का पैसा, जो वो दिखाती है। अभी देखिए, अभी बहुत सारे जो कमिटीज फॉर्म किए गए कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कैसे कम किया जाए। तो कमिटी का बहुत बड़ा एक रिकमेंडेशन था कि हमें सब्सिडी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सब्सिडी के कारण क्या होता है कि हमारा एक मेजर पोर्शन वो खर्च हो जाता है सरकार का, जो मतलब जिसको हमें रोका जा सकता है। अगर हम लोग उसमें कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए तो क्या है कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हम लोग उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने देखा, रुपी कम्स इन एंड रुपी गोज आउट। सरकार को पैसा कहां से आ रही है, सरकार वो पैसा कहां खर्च कर रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस बार का बजट, जो कि 2021-22 का बजट है, जो भी पेश हुआ है, ठीक है। अभी इनफैक्ट वो चल रहा है, उस पर सारा का सारा डिस्कशंस। Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget on Monday. अभी इस बजट से आपको सबसे पहला ये देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पुश दिया जा रहा है, साथ ही साथ हेल्थ केयर स्पेंडिंग को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी देखिए, कोविड-19 हमें ये चीज सिखाया है कि बहुत अनसर्टेन है, चाहे मार्केट हो चाहे लाइफ हो, बहुत अनसर्टेन है। क्या नया आपको देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर बहुत मुश्किल है उसका एक्सपेक्ट करना। तो कोविड के कारण क्या है कि पूरा का पूरा हमारा जीडीपी श्रिंक हो गया था। तो अभी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से क्या है कि मतलब हर चीज, वो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो हमारे रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो इसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हेल्थ केयर स्पेंडिंग, सरकार जो, अब जब वेस्टर्न कंट्रीज को देखोगे ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, आपको पता चलेगा कि वो डेवलप्ड कंट्रीज में जो उनका जीडीपी होता है, उनका जीडीपी का ऑलमोस्ट 2.5%, 3% के आसपास तक वो लोग अपना हेल्थ केयर के लिए एलोकेट करके रखते हैं। लेकिन यही जब इंडिया के केस में आते हैं तो इवन 1.5% के आसपास में आपको वो हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट एलोकेट करके रखती है। मतलब हेल्थ केयर पे अभी भी हमें कितना ध्यान देने का जरूरत है, ये हमें कोविड-19 के दौरान भी पता चला। एक्चुअली उसके पहले भी कई बार ऐसे बातें हुई हैं, लेकिन अभी पता चला कि हम लोग मतलब कितने पीछे चल रहे हैं। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर को खास ध्यान दिया इस बजट में। टारगेट टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट
फ्रॉम एन एस्टिमेट, देखिए अभी हमारा जो एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट चल रहा है वो 9.5% के आसपास चल रहा है, और सरकार इसको टारगेट ले रही है कि हमें हर हाल में इस फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। जो उधारी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं उसको कम कर दें, या हम लोग जो अननेसेसरी का कहीं पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें, तो ये फिजिकल डेफिसिट हमारा कम हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम होता है और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप होता है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट का पोर्शन होता है। ठीक है, ₹35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपए जो अभी हमारा कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है उसके लिए एलोकेट करके रखा गया है। 35,000 करोड़ एलोकेट करके रखा गया है ये कोविड-19 वैक्सीन। और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके अलावा भी और खर्च करेंगे, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल कराएंगे, ताकि मतलब सरकार ये टारगेट लेके चल रही है कि 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन बहुत जल्दी मिल जाए, इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़े। तो भी जाहिर सी बात है, अगर पैसा नहीं देना पड़ रहा है तो वो पैसा कोई ना कोई तो बेयर कर रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही सब चीज तो देखती है कि भाई पैसा जहां हमें हमें आ रहा है वो हम लोग खर्च कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, द ओवरऑल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, देखिए अभी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए मैंने आपको बताया कि ये सरकार इस बजट में बहुत ज्यादा फोकस की हुई है। तो हेल्थ एंड वेलबींग के लिए 2.223 लाख करोड़ का उन्होंने एक एलोकेट करके रखा है फंड को, जो कि आप देख सकते हो मार्किंग 137% राइज, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 137% ज्यादा आपको एलोकेट किया गया है। मतलब सरकार ये हेल्थ केयर के बारे में सोच रही है, जो जीडीपी का हमारा पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है ताकि हेल्थ केयर को बढ़ावा मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेटिंग रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ को टारगेट कर रही है, ताकि देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10 to 10.5% को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, जो कि अभी देखा गया था कि हमारा ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें 7.7% हमारा जीडीपी डिक्लाइन कर गया था। तो ये टारगेट लेकर चल रही है कि 10 से 10 पॉइंट्स, मतलब 10 से 10.5% हमें कम से कम इसमें ग्रोथ लेकर के आना है इस कमिंग फाइनेंशियल में। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, रियल जीडीपी। ये क्या होता है? देखिए रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी होते हैं। तो जीडीपी तो जैसा आप लोगों को पता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी और विद इन द कंट्री, जो कि उसका एक आकलन लगाया जाता है, और वो जो टोटल वैल्यू होता है उसको ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? देखिए रियल जीडीपी होता है कि जब हम लोग उसको करंट फाइनेंशियल ईयर से लिंक नहीं करते, हम लोग उसको बेस फाइनेंशियल ईयर से लिंक करते हैं। जब भी कोई वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ ए नेशन, तो ये जो हम लोग अगर इसको करंट फाइनेंशियल ईयर से देख रहे हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में होता है कि वो नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन जब हम लोग बेस ईयर को सामने में रख करके उसको वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो होता है रियल जीडीपी। और हमारा बेस ईयर क्या है? हमारा बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या दो चीजें होती है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो पहले एफडीआई 49% ही अलाउड था उसको बढ़ा करके अभी 74% कर दिया गया है। 74% तक एफडीआई इसमें अलाउ किया गया है, इसमें इंश्योरेंस में। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए अभी इंश्योरेंस, अभी आप देखोगे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप देख लो, वो किसी ना किसी आपको फॉरेन कंपनी के साथ में आपको वो टाइप में दिखेगी। अभी जैसे पहले एक कंपनी थी मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, तो मैक्स हो गया बाहर का कंट्री, सॉरी मैक्स हो गया मैक्स हो गया हमारा पोर्शन, न्यूयॉर्क हो गया बाहर का पोर्शन। उसी तरह से आप कोई भी इंश्योरेंस देखो, बीएनबी पारिबास, तो कोई भी आपको देखने को मिलेगा, वो मैक्सिमम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि उसका एक मेजर जो पोर्शन है वो किसी बाहर के कंपनी से लिंक्ड है। तो अभी इस चीज को और बढ़ा दिया गया कि मतलब कोई बाहर की कंपनी चाहे तो अपना परसेंटेज 74 तक रख सकती है, और जो फिर जो इंडियन कंपनी का जो पोर्शन रहेगा वो 26 तक भी रह सकता है। लेकिन पहले ये 49-51 के रेशियो में हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एन एम्बिशियस न्यू स्ट्रेटेजिक, देखिए दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसको लेकर के ऑपोजिशन बहुत सारे अभी मतलब पॉइंट्स उठा रही है सरकार के ऊपर में। देखिए सरकार का एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी चल रहा है कि देखिए अभी ये जो पैसा हम लोगों ने देखा कि सरकार कहां कहां से पैसा लेके आ रही है, तो सरकार को आने वाले समय में देखिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण लगभग एक साल पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, सही से हमारा कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाया, इकोनॉमी हमारा ग्रोथ नहीं कर पाया, तो पैसे तो सरकार को चाहिए। अभी पैसे चाहिए तो कहां से? ये लोग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की तरफ चल रही हैं। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 PSBs
पब्लिक सेक्टर बैंक, दो पीएसबी, दो सरकारी बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट कर। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना कि किसी भी कंपनी में जब मेजर जो शेयर पोर्शन होता है वो अगर 51% सरकार के पास में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, तो वो सरकारी कंपनी है, और 49% आउटसाइडर्स के लिए है। तो अभी सरकार क्या कोशिश कर रही है कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको सेल करेगी। इसका मतलब कि अपना जो स्टेक है, सरकार का जो गवर्नमेंट जो शेयर है, उसको 51% से नीचे लेते आएगी। अगर वो ऑलरेडी मान लीजिए 60% पे चल रहा है, उसको 51% से मान लीजिए वो 45, मतलब 15% स्टेक वो सेल कर देगी। 51% से वो नीचे लेते आएगी अपना स्टेक को। और इससे सरकार मतलब एक ये आकलन लगा रही है कि आने वाले टाइम में उनको 1.75 लाख करोड़, मतलब 1.25 लाख करोड़ के आसपास का उनको पैसा मिलेगा अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो। और सरकार करेगी, अगर वो अनाउंस किया है तो सरकार करेगी। और तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला क्या है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक, अब कौन से होंगे नहीं पता है, लेकिन दो पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे। देखिए आप ये भी सोच सकते हैं कि रिसेंट में आपने देखा है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ना आपस में मर्ज कर दिया गया है। पीएनबी के साथ में कुछ मर्ज हो गया है, इंडियन बैंक के साथ में कुछ एक मर्ज हो गया है। तो अभी जो मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद में एक बड़ी एंटिटी बन चुकी है। तो सरकार जाहिर सी बात है उन बैंकों को नहीं छुएगी, वो बैंकों को छुएगी जो जिनको मर्ज नहीं किया गया, या जो जैसे जो ऑलरेडी अभी अपने अटकलें लगा रहे कि हो सकता है कि जैसे आईडीबीआई बैंक का तो मेजर मेजर से शेयर ऑलरेडी एलआईसी ले चुका है। तो वहां पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक उस 51% से ऐसे ही कम हो चुका है। और आप दूसरे बैंक को भी देख सकते हो, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया। तो हो सकता है कि इन सभी बैंक में से सरकार किसी एक बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करे, दो बैंकों को। साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी होगी। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी होगी ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और दो पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे जिसको डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सरकार इस साल में। न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, देखिए एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी बनाया जा रहा है। किस लिए? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। दो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया जा रहा है इस बजट के थ्रू, तो उस प्रोजेक्ट को फंडिंग की जरूरत पड़ेगा। तो फंडिंग की जरूरत के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है भाई। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हद तक वाइबल है हमारे कंट्री के लिए, कहीं वो कुछ नेगेटिव ग्रोथ तो नहीं लेके आएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया जा रहा है जो इन सभी चीजों को स्टडी करेगा, उनको फंड देगा अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और साथ ही साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म, जिसको बैड बैंक भी बोल सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म भी बनाया जा रहा है, ताकि देखिए आप देख रहे होंगे कि एनपीएस जो हमारे कंट्री में जो बैंक्स हैं उनका एनपीएस बढ़ता जा रहा है। तो सरकार ये सोच रही है कि जो एनपीए वाला पोर्शन है, जो जो अकाउंट खराब हो चुके हैं, उनको एक 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 डेजिग्नेटेड बैंक में शिफ्ट कर दें, और वहां वहां जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो इसी पर अपना फोकस बनाए रहेंगे कि एनपीए को कैसे कम करना है, एंड लेट द अदर बैंक वर्क ऑन द डेली बेसिक थिंग्स। जो अभी क्या है ना कि एनपीए के चक्कर में हमारे बैंक के ऑफिशियल्स इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं एनपीए रिकवरी करने में, कि वो लोग जो मेन जो उनका टास्क रहता है, जो उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट करना, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जा रहा है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक सेपरेट एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक सेपरेट एक फर्म बना दिया जाए जो ये पूरा का पूरा एनपीए को टेक केयर करे, और बैंक अपना एक नॉर्मल बेसिक बिजनेस रन करे। ठीक। प्रपोजल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 5.5 लाख करोड़। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे टोटल बजट का, 5.5 लाख करोड़। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज की है गवर्नमेंट। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, एक्सपेंडिचर खर्च, मतलब वैसा खर्च जहां पर सरकार कैपिटल को क्रिएट करने में लग रही है। जैसे रोडवेज सरकार को बनानी है, पोर्ट्स को डेवलप करना है, मतलब यहाँ पर सरकार कुछ अपने एसेट्स को जो उनका बना हुआ है उसको डेवलप करने में लगी, या कोई नया एसेट क्रिएट करने में लगी हुई है, कैपिटल क्रिएट कर रही है सरकार। तो इसको इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया है कि इस बजट में भी बहुत सारे पोर्ट्स को देखा गया है जिसको रीडेवलप किया जाएगा। बहुत सारे हाईवे, मतलब हाईवे प्लान्स बनाए गए हैं, बहुत सारे मतलब रोड्स ऐसे बनाए जाएंगे जो इंडिया को नेबरिंग कंट्री से कनेक्ट करेंगे। तो ये सब सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है, और ये लास्ट ईयर का कंपैरिजन में 34.5% हाइयर है। ये जो एलोकेशन है 5.5 लाख करोड़, ये लास्ट ईयर का कंपैरिजन में 34.5% ऊपर है। मतलब कि आप देख पा रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बजट एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर को लेकर के, तो हेल्थ केयर में भी हमने देखा 137% जंप है, और इसमें हमने देखा कि 34.5% हाइयर है पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर।
टारगेटेड अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 6.8% ऑफ द जीडीपी विथ ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ऑफ अबाउट 12 लाख करोड़। देखिए अब यहां पर ये सरकार टारगेट लेके चल रही है कि इसको जो फिजिकल डेफिसिट हो वो 6.8% से ज्यादा नहीं हो। फिजिकल डेफिसिट जो हमारे जीडीपी का 6.8% से ज्यादा नहीं हो। और ये भी टारगेट लेके चल रही है कि जो मार्केट बोरोइंग है, जो हमने देखा कि रूपी कम्स इन, जब हमने देखा तो उसमें सबसे मेजर पोर्शन हमने देखा कि वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज का वो पोर्शन रहता है जो सरकार उधार लेती है। तो ये सरकार टारगेट लेके चल रही है कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको ये बोरोइंग्स नहीं लेना पड़े, उनके माथे में ये लाइबिलिटीज नहीं रहे, इससे कम ही रहे, इससे ज्यादा नहीं रही। ये एक टारगेट लेके चल रही है। साथ ही साथ ये टारगेट लेके चल रही है कि फिजिकल डेफिसिट जो हो वो हमारे जीडीपी का 6.8 में ला करके रोका जा सके। कोशिश ये भी है कि 2024-25 तक इसको और भी कम, 25-26 तक इसको 4.5% पर लेकर के आने का। देखिए सरकार का ये टारगेट है, टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट लेवल ऑफ 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26। 2025-26 तक ये फिजिकल डेफिसिट का टारगेट को 4.5% लाने का सरकार का टारगेट है। और इस साल का ये टारगेट है कि ये 6.8% पर है जीडीपी का, और जो टोटल बोरिंग्स हो वो 12 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आते हैं, स्टेट्स अलाउड 4% एनहांस्ड 4% जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इसमें स्टेट को ये अलाउ किया गया है अब कि आप लोग देखिए स्टेट को भी जब जब राज्य सरकारें अपनी कुछ ही एक्सपेंडिचर को लेकर के कहीं खर्च करती हैं तो उनको भी उधार देना पड़ता है। तो ये उनको ये देखिए ये एक 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। अच्छा रिकमेंडेशन इसलिए गवर्नमेंट इसको अपनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपनाया कि जो स्टेट्स को पहले जो शेयर दिया गया था उसमें ये भी अब अलाउ किया जाएगा कि वो उससे अलावा 4% और बोरोइंग ले सकते हैं, जो कि उनका 4% ऑफ स्टेट का जो जीडीपी रहेगा, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है जो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था उसके अकॉर्डिंग, जहां पर स्टेट शेयर ऑफ द, जो देखिए जब टैक्सेस कलेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो स्टेट कलेक्ट करते हैं और स्टेट ही अपने पास रख लेते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट कलेक्ट करते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाते हैं, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट्स कलेक्ट करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया है कि जो टैक्सेस फिर स्टेट के साथ में शेयर किए जा रहे हैं वो उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस टू 41%, ताकि स्टेट को सफिशिएंट फंड मिले और वो अपने अकॉर्डिंग उसको वहां पर इन्वेस्ट कर पाए। अभी अगर स्टेट गवर्नमेंट को सफिशिएंट फंड नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ खर्च ही नहीं कर पाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च लेने के लिए वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा अपना एक बजट पेश करते हैं, फिर जो फाइनेंस कमीशन होते हैं वो फाइनेंस कमीशन से इस पे स्टडी करती है और अपने अकॉर्डिंग उसको फिर देखती है कि कितना पैसा किस स्टेट को देना चाहिए। ठीक है, और ये देखा गया है कि अगले 5 ईयर मतलब अगले अगले 5 सालों तक ये 41% इसको इंक्रीज, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग स्टेट्स को जो फंड दिए जाएं वो अगले 5 साल तक अच्छे बढ़ा करके दिए जाएं, ताकि स्टेट अगले 5 साल में अपना अच्छा से अच्छा काम कर पाए। रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ 1.1 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, रेलवेज को 1.1 लाख करोड़ का एक एलोकेशन दिया गया है, और विथ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले ऑफ 2.15 लाख करोड़। और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो रेलवे का है वो 2.15 है, लेकिन इस बजट में जो रेलवे को जो एलोकेशन दिया गया है वो 1.1 लाख करोड़ दिया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर ₹2.5 लाख टू बी टैक्स्ड। अभी क्या है, द यूनियन बजट हैज प्रोपोज्ड टैक्सिंग द इनकम ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 2.5 लाख करोड़ ईयर। मतलब कि जो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन से जो आपको इनकम होता है वो 2.5 लाख जब क्रॉस कर जाएगा वो इनकम, तब आपका उस पर टैक्स लगेगा। 2.5 लाख तक सरकार आपसे उस पर टैक्स नहीं लेगी, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन से जो आपको इनकम मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखिए कि पीएफ कंट्रीब्यूशन का ये जो अगर 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर जहां आपका वो इनकम जा रहा है तब आपको टैक्स लगेगा उसमें। टैक्स स्लैब्स रिमेन अनचेंज, जो टैक्स स्लैब है वो एक मतलब उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे टैक्स स्लैब बिल्कुल उसी तरह से रखे गए हैं, और ये आप बस इसको आपको एक बार क्विक थ्रू कर सकते हो कि किस स्लैब में कितना है, किस स्लैब में कितना हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग अप ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड। ये देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बाय कंसिडरिंग
बाय कंसोलिडेटिंग ऑफ प्रोविजंस। अभी देखिए 4 एक्ट को गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही है कि वो 4 एक्ट को मर्ज कर देगी और वहां पर एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड क्रिएट करेगी। वो 4 एक्ट कौन कौन से, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो पहला एक्ट है सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 और चौथा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007। ये 4 एक्ट ऐसे हैं जिसको मर्ज करके गवर्नमेंट ने सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड को क्रिएट करने का अनाउंसमेंट किया है। ये 4 एक्ट प्लीज याद कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ऑटो सेक्टर वेलकम्स व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अभी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी नया इसमें लेकर के आए हैं सरकार, और ये मतलब ऑटो सेक्टर ने इसको बहुत अच्छा से वेलकम किया है। क्योंकि देखिए अभी जाहिर सी बात है कि अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे व्हीकल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन काफी साल पहले खत्म हो चुका है, फिर भी वो चल रहा है। तो अभी अगर वो चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको चलाने के चक्कर में लोग नई गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। तो अगर नई गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर को उसको हैम्पर हो रहा है। वो अभी अगर टाइमली ऑटो व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया जाए कि भाई नहीं, इसका इसका लाइफ खत्म हो चुका है, अब आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते हो रोड पे, तो अगर आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते हो और आपको जरूरत है तो आप नई गाड़ी खरीदोगे। नई गाड़ी जहां आप खरीदोगे मतलब ऑटो सेक्टर को उसका बेनिफिट होगा। इसी के लिए ऑटो सेक्टर ने इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल आनी चाहिए थी। अब देखिए व्हीकल्स वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट, व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। अगर वो कोई पर्सनल गाड़ी है तो वो 20 साल के बाद उसको जाना पड़ेगा, आफ्टर 20 इयर्स इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल में 20 साल के बाद उसको जाना पड़ेगा, और अगर वो कोई कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल के बाद उसको जाना पड़ेगा। ये फिटनेस टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे। अगर वो आपको बताता है कि नहीं भाई वो नहीं चल सकता है, तो आप उसको फिर नहीं चला सकते हो गाड़ी को, आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। नई गाड़ी खरीदने का मतलब कि ऑटो सेक्टर बूम करेगा। ठीक है। जंप इन एलोकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स। एमएसएमई देखिए, एमएसएमई हमारे मतलब कंट्री का एक जो जीडीपी होता है या ग्रोथ होता है या मतलब ग्रोथ इन इकोनॉमी होता है, जो भी बोलिए, एमएसएमई का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसी के लिए जो एमएसएमई सेक्टर के लिए एलोकेशन किया गया है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बोलते हैं, वो 15,700 करोड़ का एलोकेट किया गया। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल है ये। उस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ 7,500 करोड़ के आसपास का कुछ एलोकेशन था, लेकिन इसमें 15,500 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है। मतलब सरकार हर कोशिश संभव कर रही है कि हर सेक्टर में एलोकेशन दिए जाए, ताकि सेक्टर वाइज जब ग्रोथ करेगा तो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। ठीक है। आप समझ सकते हो कि मतलब जैसे ही ये बजट पेश हुआ उसके बाद से जो हमारा शेयर मार्केट है वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट गेन किया। देखिए अभी अभी के टाइम में ये भी बातें हो रही हैं कि शेयर मार्केट को कैसे हम लोग हमारे एक्चुअल जो हमारा कंट्री का ग्रोथ है उससे कंपेयर करें। शेयर मार्केट जो फिगर दिखा रहा है कि वो हर एक दिन कुछ ना कोई नई हाइट पे जा रहा है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल जो ग्रोथ हो रहा है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो एक बेसिक सा इंसान जो दिन भर में कमाता है, जो बचा पा रहा है इन्फ्लेशन के कारण, तो वो क्या सही में वो ग्रोथ कर रहा है? शेयर मार्केट का डेटा आप देखोगे तो लगेगा कि यार इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जब आप देखोगे तो लग रहा है क्या इंडिया सही में ग्रोथ कर रहा है? तो हमें इन सभी पॉइंट्स पे फोकस करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा बजट ब्रेकडाउन, मतलब कि कहां से वो पैसा आ रहा है ये और कहां पर सरकार क्या एलोकेट कर रही है, इसको जस्ट एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये बजटेड एक्सपेंडिचर, जो सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो कहां कहां कर रही है। तो इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे मेजर सेक्शन आप देखो यार, मतलब ये इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में सरकार का ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के आसपास का ये पैसा चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। फूड सब्सिडी में 2.42। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट। ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं ये करोड़ में है। ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे फिगर्स ये करोड़ में है। फूड सब्सिडी में 2.42, ट्रांसपोर्ट में 2.33, रूरल डेवलपमेंट 1.94, पेंशन में 189। मेजर यहां पर देखते हैं कि ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसमें चले जा रहे हैं। हाँ, डिफेंस में देखिए, डिफेंस में जरूरत भी है, क्योंकि डिफेंस में अभी अभी के टाइम में क्या आप लोग देख ही रहे होंगे कि चाइना के साथ में इंडिया का क्या रिलेशन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। इन केस अगर अगर वॉर का सिचुएशन आ गया तो इंडिया शुड बी इन ए पोजीशन टू गिव देम
रिवर्ट, मतलब ताकि अगर चाइना उधर से कुछ कर रहा है तो इंडिया उस पोजीशन में रहे कि इंडिया उसको रिप्लाई कर पाए। तो इसके लिए हमें हमारा डिफेंस को स्ट्रांग करना जरूरत है। डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए पैसे की जरूरत है। इसी के लिए आप देखोगे कि इस बार भी डिफेंस का जो एलोकेशन हुआ है वहां पर भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं। मतलब 3.47 लाख करोड़ यहाँ पर डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो ये एक ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो किस सेक्टर में कितने पैसे जा रहे हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, द टोटल एलोकेशन फॉर डिफेंस। देखिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डिफेंस के लिए यूनियन बजट में 4.78 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसमें 4.78 लाख करोड़ में क्या है ना कि मतलब 1.25 करोड़ के आसपास का जो एलोकेशन है वो उनके पेंशन के लिए है। तो अगर पेंशन वाला पार्ट को हटा दिया जाए, अगर हम लोग पेंशन वाला पार्ट को हटा देते हैं तो 3.5 के आसपास जो है वो डिफेंस के लिए है। तो टोटल आपको डिफेंस के लिए लोकेशन देखने को मिलेगा 4.78, लेकिन इसमें से 1.25 करोड़ ऐसा है जो पेंशन के लिए लोकेट किए गए हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स टू गेट टैक्स हॉलीडे। स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स आता है ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए बिजनेसमैन हैं, जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प दे सके सरकार, क्योंकि वो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक अच्छा जीडीपी या इंडिया के लिए एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्टार्टअप को ये छूट दी गई है कि मार्च 2020 तक उनको टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। टैक्स हॉलीडे इन द सेंस कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलीडे दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी देखिए ये क्या होता है कि बजट सीक्स टू इंसेंटिवाइज 1% कंपनीज बाय रिमूविंग कर्व्स ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। मतलब कि जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के ऊपर में अगर कोई किसी तरह का लिमिटेशन रहता है तो इनके लिए वो मार्च 2022 तक नहीं रहेगा, साथ ही साथ इनको टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को। द गवर्नमेंट हैज स्लाइटली इंक्रीज द बजट एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए अगर पिछले साल के कंपेरिजन देखा जाए तो हाँ एलोकेशन ज्यादा हुए हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 द बजट एक्सपेंडिचर फॉर द सेक्टर, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए जो एलोकेशन किए गए हैं वो 1,48,000 करोड़ किए गए हैं, ठीक है। 148,301 करोड़ ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए एलोकेट किए गए हैं। 5 फिशिंग हार्बर्स टू बी मॉडर्नाइज्ड। देखिए मैंने आपको बताया ना कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार पूरी जोर से कोशिश कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके और बहुत सारे एलोकेशंस किए गए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 5 शिपिंग हार्बर्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। कौन कौन सा? एक है कोची, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है पारादीप और पांचवा है पेटुआ घाट। तो ये 5 ऐसे ये 5 ऐसे हार्बर्स है, फिशिंग हार्बर्स हैं जिनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके लिए भी बजट में एलोकेशंस रखे गए हैं। फूड सब्सिडी बजट एट ऑलमोस्ट 2.43 लाख करोड़। ये देखिए सब्सिडी का जहां पोर्शन आता है ना वहां पर ही हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो सब्सिडी, फूड सब्सिडी के लिए ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है फूड सब्सिडी के लिए, ठीक है। एंड प्रोपोजेस 10% कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉटन। अभी देखिए कॉटन का इंपोर्ट के लिए 10% कस्टम्स ड्यूटी प्रोपोज किया गया है। आप समझ पा रहे हो कि 10%, अगर देखिए अगर किसी भी चीज का जब कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप कभी जब उसको परचेस कर रहे हो तो आपको ज्यादा से मतलब आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए सरकार ये कोशिश करती है कि आप बाहर से नहीं खरीद करके आप उसको हमारे देश में जो कॉटन हो रहा है आप उसको यूटिलाइज करो, ताकि जो एक उससे 2 बेनिफिट है। एक तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, दूसरा क्या है कि हमारे देश के किसान जो कॉटन उपजा रहे हैं ये उनका सही से यूटिलाइजेशन होगा, प्लस क्या है कि उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो 10% ये प्रपोज किया गया है इन कस्टम ड्यूटी कॉटन के इंपोर्ट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 137% इंक्रीज इन हेल्थ एंड वेलबींग स्पेंडिंग। जैसे हमने देखा कि आत्मनिर्भर हेल्थ केयर, ये नाम है आत्मनिर्भर हेल्थ केयर, उस पर 137% इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर का कंपैरिजन में। दो मतलब एक बहुत ही अच्छा साइन है ये कि सरकार सोच रही है कि हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जाए। द आउटले ऑफ रुपीज 2,23,846 करोड़ इन द कमिंग ईयर ऑन हेल्थ एंड वेलबींग, 2.23 ऑलमोस्ट 2.24 लाख करोड़ के आसपास का ये एलोकेशन है, आउटले दिया जा रहा है। दिस इंक्लूड्स रुपीज, अभी इसमें क्या है कि इसमें 60,000 करोड़ ऐसे हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए एलोकेट है,
और 2700 करोड़ ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन के लिए एलोकेटेड है। तो ये टोटल एक मतलब हेल्थ एंड वेलबींग सभी को इंक्लूड करके ये एलोकेशन है। अनाउंस्ड अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अभी देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या है, ये नाम क्या है इस स्कीम का, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वुड बी लॉन्च्ड ऑन द आउटले ऑफ अबाउट ₹64,180 करोड़ पे ये लॉन्च किया जाएगा, जो अगले 6 सालों के लिए लॉन्च किया जाएगा। और उसमें क्यों, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों हेल्थ केयर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे। ये प्राइमरी हेल्थ केयर भी रहेगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर भी रहेगा और टर्शरी हेल्थ केयर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस स्कीम का क्या नाम है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये दो अलग अलग चीजें होते हैं। तो इसमें 64,000 करोड़ का एक एलोकेशन दिया जा रहा है जो अगले 6 सालों के लिए होगा। द एलोकेशन ऑफ द फॉर द महात्मा गांधी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टूड 73,000 करोड़। इसमें भी देखिए, अभी आपको देखने को मिलेगा कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था, तो ये जो गरीब लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाता है, वो लोग इस स्कीम के अंडर में बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड किया कि भाई हमें हमें काम दिया जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुंबई में, चेन्नई में, बड़े बड़े शहरों में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद हो गया तो वो लोग वापस रिटर्न अपने घर को गए। अभी घर तो चले गए लेकिन उनके पास में काम करने को कुछ है नहीं। तो उनके पास में यही एक मुद्दा था, यही एक जरिया था, मनरेगा। तो मनरेगा के थ्रू उन्होंने उन्होंने डिमांड भी की। और ये देखा जा रहा है कि 50% से ज्यादा ये मतलब पिछले जो लॉकडाउन खत्म होने के 3-4 महीना पहले में 50% से ज्यादा इसमें हाइक देखा गया था कि लोगों को काम चाहिए और वो पैसा मिलना था उनको। एक्चुअली उनको पैसा चाहिए यार, काम दो आप उनको, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो उनका 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 परिवार कैसे चलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि भाई कम से कम सरकार ये सुनिश्चित करती है कि 100 दिनों के लिए आपको काम दिया ही जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो उसके एवज में आपको पैसे दिए जाएंगे। ये मनरेगा के अंदर में आता है। तो मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ को एलोकेट किया गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देख लेते हैं। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स। अब देखिए मेजर स्कीम्स में सरकार का क्या एलोकेशन हुआ है। अगर आप देखोगे कि ये लास्ट ईयर का फिगर है 2020-21, इसमें मनरेगा के लिए 1,11,500 करोड़ एलोकेट किए गए थे, तो इस बार 73,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, ये पीएम किसान है, ये 2021-22 का फिगर है, ये 2020-21 का फिगर है। ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा पीएम किसान में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन मिशन, रिसेंट में हमने देखा है कि नेशनल एजुकेशन मिशन हमारा आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आए थे। ये 2020-21 का फिगर है 28,244 करोड़, और ये 2021-22 का फिगर है 34,300 करोड़। एलोकेशन बढ़ा है। नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें तो मतलब काफी बढ़ा है। ये 2020 से 2021 आप देख सकते हो कि कितना कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो ये वही हेल्थ केयर के अंदर में ही आता है। ये 2021-22 का फिगर आप देख पा रहे हो कि कितना आगे ये लोकेशन गया है, और 2020-21 में ये लोकेशन कम था। ठीक है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी बढ़ेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 20-21 में यहाँ आया, और ये 21-22 में यहाँ आ गया। मतलब एलोकेशन आप देखो तो हर वो सेक्टर जहां पर खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलबींग इंटरलिंक्ड है, उन सभी जगह पर आपको एलोकेशंस बढ़ाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा सके, सरकार मतलब देश को फायदा हो, हमारा जीडीपी आगे बढ़े, हमारा हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फिजिकल डेफिसिट कम हो, इन्फ्लेशन को मतलब एक टारगेट लेवल पे लाके रोका जा सके। ये सभी के सभी टारगेट्स लिए जाते हैं बजट से पहले। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं ये है बजट एट ए ग्लैंस। मतलब आप ये देख रहे हो कि 2019-20 में एक्चुअल कितना था, 2020-21 में एस्टिमेट कितना किया गया, उसके बाद में 20-21 में एक्चुअली रिवाइज्ड एस्टिमेटेड कितना हुआ, और 21-22 में कितना अभी बजट को एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये एक कर्व की तरह चल रहा है। ठीक है, और यहां पर आप जब आप देखोगे कैपिटल रिसिप्ट, देखिए ये हम लोग देखा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट। अभी कैपिटल रिसिप्ट में आपको ये इंक्रीज दिखेगा। लास्ट ईयर ये इंक्रीज था, इस साल भी इंक्रीज। देखिए लास्ट ईयर का कंपैरिजन देखिएगा तो ये कम है, लेकिन उसके पिछले साल के कंपैरिजन देखिएगा तो ये ज्यादा है।
यहाँ पर ये तो आपने देखा रेवेन्यू रिसीप्ट, अभी ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो आ रहे हैं ये जो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ये देखिए, यही अपने को कंट्रोल करना है, जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उसको अगर रोका जा सकता है तो जो आ रहे हैं उससे हिसाब से उसको उसको मैच किया जा सकता है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। और ये हमें एक मेजर एलोकेशंस देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कितने क्या एलोकेट किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को 54,000 करोड़ के आसपास, ये सारे के सारे करोड़ में फिगर्स एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 73,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 93,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 1,10,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 1,81,000। तो इसी तरह से करते करते सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखने को मिल रहा है, जो कि 4,78,000 करोड़ है, जिसमें से सवा लाख करोड़ के आसपास का उनका पेंशन भी इंक्लूडेड है। मतलब ओवरऑल 3.5 लाख करोड़ के आसपास का पूरा डिफेंस का बजट एलोकेट किया गया है। तो ये अभी तक हमने हमारे इस वीडियो में बजट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स को देखा, और कोशिश यही हमारी रही कि हम लोग ऑलमोस्ट सारा का सारा चीज को इस हमारे वीडियो में इसको कवर कर लें। तो कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा हमारा इस वीडियो में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले टाइम में एक दूसरे वीडियो के थ्रू उसको भी कवर करा दिया जाए। हमारा आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो बजट लास्ट ईयर जो हुआ था और जो एक्चुअल जो हुआ उसके बीच में हम लोग एक लिंक देख पाए कि वो कहाँ तक सक्सेस रहा था, ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको बनाने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये तो बजट हमारा एक बहुत ही बेसिक सा मतलब पॉइंट है, कॉमन सा चीज है कि लोगों को पता होनी चाहिए यार कि सरकार पैसा कहाँ से ला रही है, सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है। वो खर्च जो हो रही है हमारे ऊपर तो वो खर्च हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा, वेलबींग दुरुस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी से लिंक्ड है। तो सरकार ये सभी चीज हमारे लिए ही कर रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।